नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आज के हमारे करंट अफेयर के सेशन में। करंट अफेयर में हमारा ये जनवरी महीने का करंट अफेयर 2025 का जो चल रहा था, इसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज इसका हम सेकंड पार्ट यहां पर कंप्लीट करने वाले हैं। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो हमने यहां पर कंप्लीट किया था, इसमें हमने देखा था जो विमेंस टीम है, क्रिकेट टीम है विमेंस की, आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, इसके बारे में हमने लास्ट में देखा था। अगली जो हम चर्चा करने वाले हैं यहां पर आज के अगले फैक्ट के साथ में, तो लेदर क्लस्टर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बात आती है लेदर क्लस्टर की। लेदर क्लस्टर कहां पर है, लेदर क्लस्टर के बारे में बाकी सारी चीजें जो कि हमारे परीक्षोपयोगी है, परीक्षा से संबंधित है। ग्वालियर जिले के अंतर्गत सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र में, कहां पर, सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र में लेदर क्लस्टर प्रस्तावित है। यहां पर लेदर फुटवियर बनाया जाएगा, मतलब लेदर से जो भी फुटवियर होंगे, जूते हो, है ना, स्लीपर्स हो, सैंडल हो, या जो भी जितना भी फुटवियर रिलेटेड है वो सारा का सारा यहीं पर आपका बनाया जाएगा। तो ये आपका लेदर क्लस्टर से रिलेटेड है, जिसमें 67.7 एकड़ में ये लेदर क्लस्टर डिजाइन किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम यहां पर लेदर कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, कभी आ जाता है कि लेदर कॉम्प्लेक्स किधर है, ठीक है। तो लेदर कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं तो लेदर कॉम्प्लेक्स आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा, देवास में मिलेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखिएगा, लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में मिलेगा। अब देवास में एक चीज और याद रखना है, कौन सा, देवास टेकरी, है ना, देवास टेकरी तो है ही। अब पुष्पागिरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा, पुष्पागिरी तीर्थ स्थल, पुष्पागिरी कौन सा, पुष्पगिरी जैन तीर्थ स्थल या पुष्पगिरी तीर्थ स्थल कहां पर मिलेगा, आपको देवास में देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट है निर्झरणी महोत्सव, जो कि 3 से 4 फरवरी 2025 को इसका आयोजन कराया गया, ठीक है। तो देखिए, जनवरी फरवरी की दोनों ही खबरें यहां पर, जनवरी की भी फरवरी की भी खबरें यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। पवित्र मां नर्मदा नदी के प्रति धन्यता का उत्सव निर्झरणी महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के 8 स्थानों पर आयोजित हुआ। मुख्य आयोजन सेठानी घाट नर्मदापुरम में कराया गया। कहां पर सेठानी घाट है, तो सेठानी घाट है नर्मदापुरम में। अब बात आती है, ये जो नर्मदापुरम है, इसका जो पुराना नाम था ये क्या था, तो नर्मदापुरम का जो पुराना नाम था साहब, ये क्या था, होशंगाबाद है। और ये पुराना नाम था होशंगाबाद, अभी किया गया है नर्मदापुरम। और ये बदला कब किया है, तो 7 फरवरी 2022 को, ध्यान दीजिएगा, 7 फरवरी 2022 की बात है। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो नर्मदापुरम नाम कर दिया गया था, ठीक है। आयोजन स्थल इसका क्या था, तो धार था, जबलपुर भेड़ाघाट, बड़वानी, नरसिंहपुर, खरगोन, खंडवा, देवास, नर्मदापुरम। मतलब कि निर्झरणी महोत्सव में नर्मदा के तटों को सम्मिलित किया गया था, ठीक है। और नर्मदा माता के प्रति धन्यता का उत्सव मनाया गया, इस आधार पर यह निर्झरणी महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगली चर्चा करते हैं अभियान कार्यक्रम, जो कि 2 से लेकर 11 फरवरी 2025 तक आयोजित हुआ। कौन सा कार्यक्रम है, अभियान कार्यक्रम, ठीक है। अब प्रदेश के जो हमारे डीजीपी हैं कैलाश मकवाना साहब, कौन है, कैलाश मकवाना साहब, इन्होंने भोपाल में इस अभियान के पोस्टर और प्रचार प्रसार सामग्री का विमोचन किया है। उद्देश्य क्या था, जो हमारे यहाँ की पब्लिक है, आम जनता है, विशेष रूप से युवाओं को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक कर, क्या था इनका उद्देश्य, तो जो हमारी आम जनता है, इन युवाओं को, विशेष रूप से युवाओं को साइबर सिक्योरिटी के प्रति यहां पर अवेयरनेस देना, यह मूल उद्देश्य था अभियान कार्यक्रम का, जो कि 2 फरवरी से 11 फरवरी तक आयोजित किया गया भोपाल में। इसमें डिजिटल अरेस्ट से संबंधित कोई फोन आए तो तत्काल 1930 पर फोन करके सूचना दी जा सकती है। मान लीजिए आजकल क्या होता है कि डिजिटल अरेस्ट करके एक आपके लिए धोखाधड़ी का एक नया चालबाजी शुरू हुई है, जिसके माध्यम से स्कैमर्स आपको यहां पर क्या करेंगे, फंसाएंगे। अब इसमें क्या कुछ आप लोग कर सकते हैं, अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो आपको बता दूं कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी चीज होती ही नहीं है, तो ऐसी चीजों से घबराइए ही नहीं, ठीक है। आपने कोई क्राइम किया है तो पुलिस वाले आपके घर आएंगे, आपको सम्मन भेजा जाएगा, प्रॉपर आपके पास में क्या, आपको बुलवाया जाएगा, ठीक है। बाकी डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी ऐसी चीज होती नहीं। इसी के एवज में अवेयरनेस कार्यक्रम के रूप में अभियान कार्यक्रम भोपाल से डीजीपी साहब के माध्यम से क्या किया गया, शुरू किया गया था, ठीक है। और अगर ऐसी कोई घटना कभी आपके साथ होती है तो आप तत्काल 1930 पर कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भूरक्षा दुबे, कौन है, भूरक्षा दुबे। उत्तराखंड में अभी 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो 38वां राष्ट्रीय खेल है, इनका आयोजन कहां पर किया गया, तो आयोजन इनका हुआ है कहां पर, उत्तराखंड में, आप सभी को पता है, ठीक है। अब यहां पर मस्कट पूछा जाता है, शुभंकर क्या था, ठीक है, मस्कट या शुभंकर किसे बनाया गया था, तो मस्कट यहां पर एक इंपॉर्टेंट है, मौली और मसाल दोनों को बनाया गया। किसको किसको बनाया गया है, एक तो मौली और साथ में किसको, मसाल को, तो जलती हुई मसाल को भी यहां पर शुभंकर
शुभंकर बनाया गया। साथ ही साथ जो आपको मौली देखने के लिए मिल रहा है, मौली चूंकि है क्या यहाँ का, ये राज्य पक्षी है, हिमालयन मोनाल है ना, क्या है ये राज्य पक्षी है यहाँ का, ठीक है, राज्य पक्षी हिमालयन मोनाल, क्या नाम है, हिमालयन 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 मोनाल है, राज्य पक्षी हिमालयन मोनाल है। और इसी के नाम से यहां पर क्या किया गया है, मौली को शुभंकर बनाया गया है। अब भूरक्षा दुबे के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्या क्या किया है इन्होंने, कौन सा गेम खेला है, तो ध्यान दीजिए जो वुशु गेम है, वुशु के कियासु इवेंट में रजत पदक प्राप्त किया है और लगातार तीसरी बार है जब भूरक्षा ने राष्ट्रीय खेलों में पदक जीता है, इसलिए इनका ये गेम इंपॉर्टेंट रहेगा, इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। नाम क्या है, भूरक्षा दुबे। भूरक्षा दुबे, फिर से हम बात करते हैं 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड में जो आयोजन हुआ है, ठीक है, इसमें इन्होंने तीसरी बार जो पदक प्राप्त किया है और यह लगातार तीसरी बार पदक प्राप्त किया। इस बार इन्होंने कौन सा, रजत पदक प्राप्त किया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जो इसका हमारा 38वां राष्ट्रीय खेल है, शुभंकर क्या था, तो मौली और मसाल ये दोनों इसके क्या रहे हैं साहब, शुभंकर रहे हैं। मौली की बात करें तो ये यहां का उत्तराखंड का राज्य पक्षी है हिमालयन मोनाल के नाम से, और मसाल भी यहां का क्या हो जाएगा, शुभंकर है। अब इसके अलावा एकलव्य अवार्ड प्राप्त करने वाली ये क्या है, अशोकनगर जिले की पहली लड़की है। अशोकनगर मतलब कहां की बात हो रही है, आपके मध्य प्रदेश की, ठीक है, अशोकनगर जिला ध्यान रखिएगा। अब आप लोग को यह भी पता होना चाहिए कि अशोकनगर जिला कब बनाया गया है, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये अशोकनगर जिले से पहली लड़की हैं जिनको एकलव्य अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ इन्होंने 36वें राष्ट्रीय खेल में जब गुजरात में हुआ तो कांस्य पदक प्राप्त किया, 37वां राष्ट्रीय खेल जब गोवा में हुआ तो कांस्य पदक प्राप्त किया, है ना, गोवा वाले में। फिर इसके बाद 38वां राष्ट्रीय खेल जब उत्तराखंड में हुआ तब आपने रजत पदक प्राप्त किया। अब इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर, ठीक है, ये जो 38वां राष्ट्रीय खेल रहा है, 38वां राष्ट्रीय खेल जो इवेंट है 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित किया गया। कब से कब तक, 28 जनवरी से लेकर और 14 फरवरी 2025 तक इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था, उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। 39वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर होने वाला है, ठीक है, तो 39वें राष्ट्रीय खेल की अगर हम चर्चा करते हैं तो सर ये आयोजन होने वाला है कहां पर, मेघालय में। कहां पर, मेघालय में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये हो गई बात 39वें राष्ट्रीय खेलों की। तो 36वां गुजरात का है। 37वें की अगर मैं बात करूं तो 37वां राष्ट्रीय खेल साहब कहां का है, ये आपका, तो ये गोवा का है। 38वां राष्ट्रीय खेल अभी हाल का 25 वाला जो कि उत्तराखंड में हुआ। इसके अलावा हम बात करते हैं जो 39वां है ये होने वाला है कहां पर, मेघालय में। नेक्स्ट चर्चा करते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स के। तो अब है गोविंदगढ़ से खबर, गोविंदगढ़ रीवा, ठीक है। गोविंदगढ़ रीवा की जब बात आती है, गोविंदगढ़ रीवा के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहली बात तो यह है गोविंदगढ़ कहां पर, रीवा में है, ठीक है। गोविंदगढ़, अब देखो गोविंदगढ़ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर सुंदरजा आम की प्रजाति पाई जाती है। क्या पाई जाती है, गोविंदगढ़ में सुंदरजा आम की प्रजाति पाई जाती है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या है, सुंदरजा, सुंदरजा, ठीक है। सुंदरजा आम की क्या पाई जाती है, प्रजाति एक पाई जाती, बहुत ही फेमस है, रीवा है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के रीवा में सफेद बाघ का प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी है। किसको, सफेद बाघों के प्रजनन केंद्र के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने हाल ही में मंजूरी दे दी है, जो कि कहां पर बनाया जाएगा, गोविंदगढ़ में। अब गोविंदगढ़ के खंडो पहाड़, देखिए खंडो लिखा है ना, खंडो नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, खंडो पहाड़ है, ठीक है। खंडो पहाड़ कहां पड़ता है, जब सीधी की तरफ आप बढ़ते हैं तो जो छुइया घाटी आती है उसके पहले एक पहाड़ पड़ता है जिसे खंडो पहाड़, खंडो के नाम से जाना जाता है ना। इस पर बनने वाले इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव जो है ये 15 साल पुराना प्रस्ताव है, आज का प्रस्ताव नहीं है। यहां पर पहले से ही सफेद शेर पाए जाते थे और इसीलिए सफेद बाघों का जो प्रजनन की बात, प्रजनन केंद्र बनाने की बात है वो इसी जगह पर की जा रही है। 1951 में सफेद बाघों का सबसे पहला ब्रीडिंग यहीं पर करवाई गई थी, है ना। पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास, जैव विविधता और पर्यटन को यह बढ़ावा देगा। इसके अलावा व्हाइट टाइगर सफारी की अगर बात आती है, ठीक है, कौन सा, व्हाइट टाइगर सफारी, ध्यान से देखिएगा, व्हाइट टाइगर सफारी। तो अब ध्यान दीजिए कि जो व्हाइट टाइगर सफारी है ना, कहां पर है, तो ये आपका मुकुंदपुर में है। कहां है, मुकुंदपुर में है, ठीक है। और ये जो मुकुंदपुर है, मुकुंदपुर
मुकुंदपुर आता कहां है? तो इसका जो जिला लगता है साहब ये सतना जिले में आता है, मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी। तो इतने सारे फैक्ट आपके इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी की अगर बात की जाए तो ये 1934-35 की बात है। 34-35 में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत होती है। 2024-25 के रणजी ट्रॉफी की हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश रणजी टीम का ओवरऑल प्रदर्शन जो है ये हम देखने वाले हैं। यहां पे कैप्टन कौन रहे? शुभम शर्मा कैप्टन रहे हैं मध्य प्रदेश की तरफ से। कैप्टन कौन रहे? शुभम शर्मा। अगली बात करते हैं, मध्य प्रदेश को एलीट ग्रुप से सी में अन्य 7 टीमों के साथ रखा गया था। हालांकि कोई अच्छा प्रदर्शन रहा नहीं, है ना। खेले गए सभी 7 मैचों में मध्य प्रदेश की टीम ने मात्र 1 जीत बिहार के खिलाफ दर्ज करी है, मात्र 1 मैच जीता। एक हार पश्चिम बंगाल की टीम के विरुद्ध हुई। मध्य प्रदेश अपने ग्रुप में 5वें स्थान पर रहा तथा क्वार्टर फाइनल में भी प्रवेश नहीं कर पाया। अब थोड़ी सी हम लोग जानकारी लेते हैं किसके बारे में, यहां पर रणजी ट्रॉफी के बारे में। तो टोटल टीमों की संख्या अगर हम बात करते हैं तो टोटल टीमें कितनी थी? 37। हमने बात करी शुरुआत कब हुई, तो शुरुआत हुई है सब 1934-35 में। किसके द्वारा आयोजन कराया जाता है? तो बीसीसीआई के द्वारा ही इसका आयोजन कराया जाता है। सर्वाधिक बार की अगर बात की जाए कि किसने यह खिताब जीता है, तो सर्वाधिक बार आपको पता है मुंबई। किसने सर्वाधिक बार रणजी ट्रॉफी जीता है? 41 खिताब मुंबई के द्वारा, ठीक है। मुंबई ने सर्वाधिक 41 खिताब अपने नाम पर यहां पर करे हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं यहां पर रणजी ट्रॉफी में जो अभी लास्ट वाला लेटेस्ट हुआ था 2024-25 का, तो 24-25 में किसके किसके बीच ये आयोजन हुआ है, ठीक है। तो ये आयोजन यहां पर 24-25 का विदर्भ और केरला के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ है? विदर्भ के बीच में हुआ है वर्सेस केरला, ठीक है। विदर्भ वर्सेस केरला के बीच में हुआ है और विदर्भ यहां पर क्या रहा है? विनर रहा है, ठीक है। विदर्भ यहां पर विनर रहा है और केरला क्या है? रनर अप रहा है, ठीक है। मतलब केरला यहां पर रनर अप रहा है। ये आपका पूरा 24-25 का रिजल्ट है, ये परिणाम है, ये आप लोग जरूर ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। 34-35 में अपने यहां पर रणजी ट्रॉफी की शुरुआत होती है। कुल 37 टीमें पार्टिसिपेट करती है, बीसीसीआई के द्वारा आयोजन होता है। सर्वाधिक मुंबई ने 41 बार खिताब अपने नाम किया है। मध्य प्रदेश की कोई खास स्थिति यहां पर रही नहीं, पर कैप्टन का नाम शुभम शर्मा है, ये याद रखिएगा। ग्रुप सी में शामिल था, 7 टीमों के साथ इनको रखा गया। 1 मैच जीता बिहार के साथ और फाइनल यहां पर विदर्भ ने जीता केरला को हराकर। नेक्स्ट है रामदयाल प्रजापति। अब ये रामदयाल प्रजापति की अगर हम बात करते हैं तो रामदयाल प्रजापति साहब भोपाल में निगम के भी क्या रहे? वहां पे अध्यक्ष रहे, नगर निगम के। मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड के भी अध्यक्ष रहे। किसके? मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष रहे और अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, ठीक है। और यहां पर इनके श्रद्धांजलि देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य सभी लोग भी उपस्थित हुए थे, ठीक है। आप लोग ये सब जनसंपर्क में भी देख सकते हैं योगदान। माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष पद पर रहते हुए कला के क्षेत्र में तथा मां कला से जुड़े गरीबों, महिलाओं, कलाकारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका आपने निभाई थी, इसलिए रामदयाल प्रजापति का नाम उल्लेखनीय है। नेक्स्ट है क्लोज डक्ट कान्ह डायवर्जन परियोजना। अब देखिए क्लोज डक्ट कान्ह डायवर्जन परियोजना। कान्ह डायवर्जन परियोजना मतलब कि कान्ह नदी से संबंधित। अब ये कान्ह नदी कौन सी है, थोड़ा सा इसको देखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। एक इसी को कान्ह कहा जाता है और इसी को आप देखेंगे कि कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि साहब खान नदी का नाम हमने सुना है। तो जो कान्ह या खान नदी का नाम आपने सुना है, यही वो कान्ह नदी है, यही वो खान नदी है जिसके तट पर इंदौर शहर बसा हुआ है, ठीक है। तो खान नदी या कान्ह नदी, इसी के तट पर आपको इंदौर शहर देखने के लिए मिल जाएगा। ये इसके बारे में अब हम देखते हैं, क्योंकि इसका जो फैक्ट है आपका जो गंभीर नदी से भी संबंधित है। किससे? गंभीर नदी से भी संबंधित है, इसलिए हमें इसे पूरा का पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं थोड़ी बहुत और चीजें इसके बारे में, है ना। चलो देखिए, सबसे पहली बात इसमें क्या आती है? देश की पहली क्लोज डक्ट कान्ह डायवर्जन परियोजना है, जिसके अंतर्गत कान्ह नदी के जल को मोड़कर गंभीर नदी में छोड़ा जाएगा। ये जो मोड़ना शब्द है, यही आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मोड़ने शब्द से ही यहां पर एक आपको नया फैक्ट मिलेगा कि ये हमारे यहां पर देश की प्रथम नदी मोड़ो परियोजना है। अभी तक आपने नदी जोड़ो परियोजना पढ़ी थी, ये कैसी परियोजना है? नदी मोड़ो परियोजना है, इसलिए ये फैक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या बोला जा रहा है कि ये हमारे यहां की पहली नदी मोड़ो परियोजना है। क्या है? ये पहली नदी मोड़ो परियोजना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये पहली नदी मोड़ो परियोजना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले फैक्ट को। अगला फैक्ट आता है यहां पर, कान्ह नदी को जमीन से 100 फीट नीचे लगभग 12 किलोमीटर लंबी सुरंग के जरिए डाइवर्ट किया जा रहा है, ताकि गंभीर से उसको गंभीर रिवर से मिलाया जा सके, है ना। और
नहर है ये पूरी तरीके से क्या की जा सके, 10 किलोमीटर लंबी नहर, कट एंड कवर नहर बनाई जाए, जबकि 12 किलोमीटर लंबी एक टनल भी होगी। और ये प्रोजेक्ट जो है 2027 तक पूरा होने का दावा किया जा रहा है। इसमें कान्ह नदी के प्रदूषित पानी को गंभीर नदी के डाउनस्ट्रीम में छोड़ा जाएगा। किसमें? गंभीर नदी में ही छोड़ा जाएगा, बस आप इतना याद रखिएगा। क्षिप्रा नदी को कान्ह नदी को प्रदूषित पानी से बचाने के लिए, क्षिप्रा को कान्ह नदी के प्रदूषित पानी से बचाने के लिए 30 किलोमीटर लंबी एक परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। तो आपको यहां पर कान्ह नदी और साथ में एक और नदी कौन सी, तो गंभीर नदी, ये दोनों नदियां याद रखना है। देश की पहली नदी मोड़ो परियोजना किसमें शुरू की गई है, तो इन्हीं दोनों नदियों के साथ में देश की पहली नदी मोड़ो परियोजना शुरू की गई है। ठीक है, अब ये कान्ह नदी कहां से निकलती है, तो इंदौर की है। इंदौर के पास में 11 किलोमीटर दूर एक गांव है ना, एक गांव है उमरिया ग्राम की पहाड़ी, यहां से निकलती है और बाद में जाकर ये किसमें, क्षिप्रा में मिल जाती है। इसी प्रकार से गंभीर की बात करते हैं तो ये भी यहीं की नदी, और दोनों नदियों को आपस में मिलाया जाएगा और देश की पहली नदी मोड़ो परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। अगली चर्चा करते हैं, आज की अगली खबर है करंट की, नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश के नर्मदा पर देश का पहला धार्मिक प्रतिमाओं वाला ब्रिज बनेगा। क्या बनेगा? धार्मिक प्रतिमा वाला ब्रिज बनने वाला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी के बारे में अगर हम क्लास लेने लगे तो 1.5 घंटे में भी कम पड़ जाएंगे, है ना। नर्मदा नदी आपको पता है उद्गम क्या है, अमरकंटक अनूपपुर, है ना, पुष्पराजगढ़ तहसील, और अमरकंटक अनूपपुर पुष्पराजगढ़ तहसील से निकलती है और इसके बाद में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में होते हुए गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाती है। 13-12 इसकी क्या है, कुल लंबाई है ना। और मध्य प्रदेश में लंबाई की बात करते हैं तो कितनी है, 1077 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। अगर नदियों की बात करते हैं तो सहायक नदियां इसमें कुल 41 है ना। इसके अलावा 22 नदियां इसमें बाएं से और 19 नदियां दाएं तरफ से या दाएं सहायक नदियों के रूप में क्या होती हैं, आकर मिल जाती हैं। तो लेफ्ट और राइट ये दोनों हो गई। अब इसमें एक चीज कहा जा रहा है कि इंदौर से खंडवा जब आप जाते हैं तो एक बड़ा फेमस ब्रिज का नाम आपने सुना होगा, मोरटक्का ब्रिज। क्या नाम है? मोरटक्का। ठीक है, तो मोरटक्का ब्रिज के पास में ही यहां पर क्या बनाया जा रहा है, धार्मिक प्रतिमाओं वाला एक ब्रिज बनाया जा रहा है जो नर्मदा नदी पर बनेगा। देश का पहला धार्मिक प्रतिमाओं वाला ब्रिज बनेगा। इवन अभी आप कुछ ही समय बाद, लगभग साल भर होंगे, साल भर बाद आपको यहां पर इंदौर से खंडवा गए होंगे अगर आप कभी, है ना। अगर समझिए कि आप लोग अगर ओमकारेश्वर वगैरह गए होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि बहुत ज्यादा ये कैसा इलाका है, केवल और केवल पहाड़ी इलाका है, केवल दर्रे वाला इलाका है, पहाड़ियों का इलाका है। तो वहां जाने में समय काफी लगता है ना। पहाड़ी में बहुत ज्यादा जाम या गाड़ियां पलटी हुई है, बहुत आपको ऐसा देखने की घटनाएं मिल जाएंगी। अभी वहां पर एक टनल बनाई जा रही है, वो टनल लगभग बनकर 60% टनल रेडी हो चुकी है ना। 40% काम बाकी है और वो टनल बहुत ही फेमस, मतलब बड़ी टनल यहां पे बन रही है। इसके माध्यम से जो आवागमन होगा इंदौर और खंडवा का वो बहुत ही ज्यादा सुगम हो जाने वाला है। ठीक है, तो खैर वो चीज तो हम देखेंगे, परंतु जाने से पहले मोरटक्का ब्रिज हमेशा ही चर्चा में रहता है। आपको अगर याद हो, जब भी बाढ़ आती है, पानी बढ़ता है, तो मोरटक्का ब्रिज क्या हो जाता है, बाधित हो जाता है। नोयल चेरियन, नर्मदापुरम जिला। अब नर्मदापुरम पुनः आया है, तो नर्मदापुरम कौन सा है, तो साहब ये वही है, होशंगाबाद है, जिसे हम नर्मदापुरम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये होशंगाबाद का नाम कब बदला गया है, तो 7 फरवरी 2022 में इसका नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। ठीक है, और नोयल सी चेरियन का चयन भारतीय शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग दल में हुआ है। ये चीन में आयोजित होने वाली एशियन विंटर्स गेम में क्या करने वाले हैं, पार्टिसिपेशन करने वाले हैं। नेक्स्ट है ओरछा और मांडू। ठीक है, अब ओरछा की बात आती है तो सबसे पहली बात तो ये साहब, ओरछा है कहां पर, ओरछा आपको देखने के लिए मिलेगा कहां पर, निवाड़ी में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, निवाड़ी ये डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, कौन सा जिला है साहब ये, तो निवाड़ी मध्य प्रदेश का 52वां जिला है। ये आपको याद होना चाहिए कि निवाड़ी जो है मध्य प्रदेश का कौन से नंबर का जिला है, 52वें नंबर का जिला है। इसके अलावा 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी का क्या किया गया है साहब, गठन किया गया है। ठीक है, ये भी आप लोग को जरूर याद रखना है कि 1 अक्टूबर 2018 को इसका गठन किया गया है। ठीक है, और इसके बाद में अब बात आती है मांडू की। ठीक है, तो मांडू की अगर हम बात करते हैं तो जो मांडव है, ठीक है, मांडू को किस नाम से, मांडव नाम से भी जाना जाता है ना। बाज बहादुर और रानी रूपमती की गाथाएं यहां पर देखने के लिए मिलती है, आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी, घूमने के लिए मिलेंगी, है ना। जहाज महल मांडू, मतलब
बहुत सारी ऐसी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब तो वैसे सीजन स्टार्ट ही होने वाला है कि जैसे ही गर्मी समाप्त होती है ना, बरसात का सीजन आता है और थोड़ी थोड़ी सी ठंड होती है, उसके बाद से तो यहां पर लोगों का तांता लगने लगता है। बहुत सारी मूवीज यहां पर बनाई गई हैं, है ना। बाज बहादुर ने इस प्रकार से अपना महल बनवाया था कि अगर रानी रूपमती के महल तक किसी को पहुंचना है तो बाज बहादुर के महल से होकर ही आप जा सकते हैं। और जब तक ये माता नर्मदा जी के दर्शन नहीं कर लेती थी रानी रूपमती, तब तक वो भोजन ग्रहण नहीं करती थी, ठीक है। इसलिए इस प्रकार से उनका महल बनाया गया था कि उनके महल से ही नर्मदा माता के दर्शन होते थे और वहीं पे जाके वो स्नान करते थे। तो मतलब देखिए, नर्मदा जी बहुत ही पवित्र नदी मानी गई है। अगर आप देखोगे तो वेदों में भी जिक्र मिलता है। मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ओरछा मांडू को चैलेंज बेस्ड प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया। किसमें? चैलेंज बेस्ड प्रोजेक्ट में अभी इसे शामिल कर लिया गया। चैलेंज बेस्ड प्रोजेक्ट है मतलब ये गाड़ी चल पड़ी है और आगे देखते हैं चैलेंज बेस्ड प्रोजेक्ट में ये कितना अभी यहां पर काम किया जा रहा है। तो लगभग 25-25 करोड़ रुपए पर्यटकों के लिए नए सिरे से सुविधाएं जुटाने का काम है। अब देखते हैं आगे कितना इसमें अभी ये सफल होता है प्रोजेक्ट, आगे फिर काम होगा। जैसे ही अगर ये सफल हुआ और यहां पर पर्यटन स्थल में अगर पर्यटक ज्यादा आते हैं तो फिर यहां पे प्रोजेक्ट अच्छा बड़ा मिलेगा। नेक्स्ट है ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में दृष्टि बाधितों के लिए ब्रेल लिपि की प्रथम निःशुल्क लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। तो क्वेश्चन सीधा आएगा, ब्रेल लिपि की प्रथम निःशुल्क लाइब्रेरी कहां पर शुरू की गई है? क्या है? ब्रेल लिपि की प्रथम निःशुल्क लाइब्रेरी की शुरुआत किस जिले में की गई है? तो साहब ये की गई है कहां पर? ग्वालियर में। ग्वालियर के किले का निर्माण राजा सूरज सिंह के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। और ग्वालियर के किले को किलों का जिब्राल्टर कहा जाता है। यहां इस पर संकेत और दृश्य कंटेंट समझकर लक्ष्य को हासिल करने की तैयारी की जाती है। मतलब ब्रेल लिपि आपको पता है 4 तारीख को क्या मनाया जाता है? लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और ये लोग क्या करते हैं कि अक्षरों को छूते हैं, महसूस करते हैं और उसके आधार पर ही वो उसको पढ़ पाते, क्योंकि वो क्या है? दृष्टिबाधित है, जन्मांध है, तो उनको दिखाई तो पड़ेगा नहीं। तो इसलिए इसके लिए यहां पर मध्य प्रदेश में ग्वालियर से ब्रेल लिपि के लिए प्रथम निःशुल्क लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। प्रथम पीएम आवास योजना शहरी 2.0। अब एक बात तो ये है कि साहब पीएम आवास योजना, ठीक है, एक है कौन सी? आपका शहरी है, ठीक है। तो सबसे पहली जो पीएम आवास योजना शहरी है साहब, इसकी शुरुआत कब की गई? ठीक है, तो 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत की गई है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत की गई है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है एक और इसी के साथ में पीएम आवास योजना, पीएम आवास योजना ग्रामीण। ध्यान से देखते जाइए, पीएम आवास योजना ग्रामीण 20 नवंबर 2016 को, कब है? 20 नवंबर 2016 को, है ना। ये इसकी शुरुआत की गई है, किसकी? ग्रामीण वाले की, ठीक है। तो ये एक शहरी हो गया और दूसरा हो गया कौन सा? ग्रामीण। अब बात करते हैं हम किसके बारे में साहब? 2.0 के बारे में। तो अब हम देखते हैं 2.0 को। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में शहरी जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 उसको मंजूरी दी गई। इसमें कहा गया कि 10 लाख पीएम आवास बनाए जाएंगे, 5000 आवास कामकाजी महिलाओं को, नौकरी पेशा लोगों को, औद्योगिक श्रमिकों को, विद्यार्थियों को किराए पर भी दिए जाएंगे। कुल खर्चा 50,000 करोड़ रुपए का इसमें बताया जा रहा है। कितना? 50,000 करोड़ रुपए, है ना। फिर औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति और सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2025 को मंजूरी मिल गई है। ड्रोन निर्माण इकाइयों को 40% तथा सेमीकंडक्टर इकाइयों को 25% कैपेक्स सब्सिडी भी मिलने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय कविता सम्मान 2025। अब लीजिए, राष्ट्रीय कविता सम्मान 2025 की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय कविता सम्मान 2025 ये जो हमारे राष्ट्रीय कवि विष्णु खरे साहब हैं, इनकी स्मृति में ही प्रदान किया जाता है। और किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो वनमाली सृजन पीठ के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? वनमाली सृजन पीठ के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 4 क्षेत्र हैं। पहला है आलोचना सम्मान इसके क्षेत्र में, फिर कविता सम्मान के क्षेत्र में, अनुवाद सम्मान के क्षेत्र में, युवा कविता सम्मान के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो विष्णु खरे आलोचना सम्मान नंद किशोर आचार्य हैं, ये दिया गया है इनको, जो कि बीकानेर राजस्थान के हैं। तो आलोचना सम्मान किसको दिया गया? नंद किशोर आचार्य साहब को। फिर लीलाधर मंडलोई साहब जो दिल्ली वाले हैं, इनको कविता सम्मान दिया गया है, ठीक है। विष्णु खरे कविता सम्मान किसको? मंडलोई साहब को। फिर अरविंदाक्षन जो केरला के हैं, इनको अनुवाद सम्मान दिया गया है, ठीक है। किसको? विष्णु खरे अनुवाद सम्मान किसको दिया गया है? तो ए अरविंदाक्षन जो कि केरला के हैं। विष्णु खरे युवा कविता सम्मान पार्वती तिर्की, ये
झारखंड से हैं, इनको दिया गया है युवा कविता सम्मान। तो इस प्रकार से 4 क्षेत्रों का ये जो सम्मान है अलग अलग लोगों को प्रदान किया गया है। वनमाली सृजन पीठ के द्वारा इसको क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। तो आप लोग को ये याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे आज की अगली खबरों की तरफ। अगला है इंटर यूनिवर्सिटी विंटर्स गेम्स। ठीक है, तो इसका आयोजन गुलमर्ग में कश्मीर में आयोजित किया गया। कहां पर, गुलमर्ग में कश्मीर में। ठीक है, अब अभी आपके यहां पर जम्मू एंड कश्मीर जो है इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है ना। आप सभी लोगों को पता है कब बनाया गया, ये आपको भी पता होना चाहिए। स्वतंत्र राज्य बनाने की बात चल रही थी, लेकिन आपको पता है अभी हालात कैसे हो चुके हैं। ठीक है, उमर अब्दुल्ला साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो अभी इसका आयोजन गुलमर्ग में हुआ। भारतीय विश्वविद्यालय संघ के तत्वाधान में सेंट्रल यूनिवर्सिटी द्वारा आइस रिंग, कहां पर, आइस रिंग, ध्यान से देखिएगा, जो आइस रिंग है ये आइस रिंग कहां पर, गुलमर्ग में आयोजित की गई। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी विंटर्स गेम्स में मध्य प्रदेश के हर्षित जैन ने आइस टॉक में कांस्य पदक जीता है। नाम याद रखिएगा, कौन, हर्षित जैन, इंपॉर्टेंट है। कौन है, हर्षित जैन। कौन सा पदक जीता है साहब इन्होंने, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कशिश है, हिमांशी है, रेणु है, आदिति है, इन्होंने भी यहां पर कांस्य पदक जीता है। अगली चर्चा करते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में। जो यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत है, नर्मदा परिक्रमा, भगोरिया, गोंड पेंटिंग यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत के प्रस्ताव में शामिल। अब देखिए किन किन चीजों को यूनेस्को के सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल कर लिया गया। सबसे पहला जो नर्मदा परिक्रमा है, मतलब देश की, विश्व की एकमात्र नदी जिसकी परिक्रमा लगाई जाती है। पैदल परिक्रमा भी लगती है और वाहन के माध्यम से भी परिक्रमा लगाई जाती है। तो नर्मदा परिक्रमा को भी यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। भगोरिया, अब देखिए भगोरिया जो जनजाति है, भगोरिया जो हाट है, जो भगोरिया मेला लगता है, इसको सांस्कृतिक आधार पर यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। गोंड पेंटिंग, अब देखिए गोंड पेंटिंग जनगढ़ सिंह श्याम साहब थे, अभी उनकी पत्नी है। ठीक है, क्योंकि अब वो रहे नहीं, तो यहां पर गोंड पेंटिंग को भी क्या किया गया, यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। ठीक है, इन सभी को विरासत के प्रस्ताव में शामिल कर लिया गया है और पर्यटन बोर्ड द्वारा केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की संगीत नाटक अकादमी को इसे भेज दिया गया। किसको, संगीत नाटक अकादमी को भेज दिया गया है। अब बात आती है कि जो नर्मदा परिक्रमा पाथ है वो कितना है, तो लगभग 2600 किलोमीटर की पूरी यात्रा है। नर्मदा उद्गम स्थल अमरकंटक से आरंभ होती है और गुजरात में जहां पर गल्फ ऑफ खंबात के पास में नर्मदा नदी समुद्र से मिलती है, मतलब अगर हम बात करते हैं कहां, भरूच में प्रॉपर, तो भरूच में जाकर ये पूरी तरीके से अमरकंटक में नदी क्या होती है, समाप्त होती है। ठीक है, अगली बात करते हैं जो निमाड़ अंचल है। निमाड़ किसको कहते हैं, तो पूर्वी निमाड़ खंडवा, पश्चिमी निमाड़ खरगोन और निमाड़ का पेरिस बड़वानी, ये तीनों को मिलाकर निमाड़ अंचल बनता है ना। इसमें आदिवासी समाज के द्वारा भगोरिया नृत्य किया जाता है। अब भगोरिया नृत्य क्या होता है, तो होली से पहले लगभग 20 स्थलों पर इसका आयोजन होता है। 7 दिनों तक इसका पूरा आयोजन चलता है, जिसमें देश विदेशों से लोग यहां पर शामिल होते हैं। अलीराजपुर झाबुआ में आदिवासियों का एक बहुत बड़ा उत्सव है, इसे भी इसमें शामिल किया गया है। गोंड पेंटिंग में गोंड कलाकार क्या करते हैं, पेड़ पौधे और जानवरों सहित प्राचीन विधाओं का चित्रण किया करते हैं और इसलिए इन चारों को क्या किया गया है, सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की लिस्ट में शामिल करने की बात की गई है, प्रस्ताव भेजा गया है। सिकल सेल उन्मूलन स्क्रीनिंग प्रोग्राम। अब देखिए सिकल सेल जो हमारा एनीमिया है ना, सिकल सेल उन्मूलन जो मिशन है, इसकी शुरुआत कब की गई, सबसे पहली बात तो यह है सब 15 नवंबर 2021 को सिकल सेल उन्मूलन मिशन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और यह शुरुआत कहां से की गई है, शहडोल जिले से की गई है। ठीक है, शहडोल जिले से की गई, कहां से की गई है, शहडोल जिले से इसकी शुरुआत की गई है। अब बात करते हैं इसमें कि इसके तहत स्क्रीनिंग के मामले में मध्य प्रदेश ने पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। किसके तहत, सिकल सेल उन्मूलन जो कार्यक्रम रहा, स्क्रीनिंग प्रोग्राम, इसके तहत पूरे देश में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। मतलब 90 लाख से ज्यादा सिकल सेल स्क्रीनिंग में अग्रणी राज्य बना है। इसके साथ ही साथ 53 लाख से अधिक सिकल सेल कार्ड यहां पर वितरित किए गए हैं, जो कि देश में सबसे ज्यादा इस प्रकार से कार्ड बनाए गए। 2047 तक सिकल सेल मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य है। इसी के तहत यह काम मध्य प्रदेश सरकार ने और अन्य राज्यों ने भी किया है। कब तक, 2047 तक सिकल सेल उन्मूल मतलब मुक्त राज्य बनाने की बात की जा रही है, मुक्त देश बनाने की बात की जा रही है। यह एनीमिया मुक्ति मिशन का शुभारंभ 1 जुलाई 2023 को हुआ। देखिए यहीं पर सिकल सेल एनीमिया मुक्ति है, यह कब से, 1 जुलाई 2023 से, लेकिन सिकल सेल उन्मूलन
जीवन मिशन 15 नवंबर 2021 से। पहले चरण में मध्य प्रदेश के झाबुआ अलीराजपुर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट मतलब यहां सफलता मिलेगी तो फिर बाकी जगह भी इसको क्या किया जाएगा, आगे कंटिन्यू किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगली एमए चिदंबरम ट्रॉफी 2023-24 की। देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो आपका बीसीसीआई है, इसके सालाना पुरस्कार समारोह में भिंड जिले के हैं, नाम है इनका विष्णु भारद्वाज। क्या नाम है? विष्णु भारद्वाज। इनको एमए चिदंबरम ट्रॉफी 23-24 से सम्मानित किया गया। क्या नाम है? विष्णु भारद्वाज। विष्णु भारद्वाज को एमए चिदंबरम ट्रॉफी 23-24 से सम्मानित किया गया। विष्णु भारद्वाज को कूच बिहार ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट लेने और बेस्ट बॉलिंग करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। क्या? सर्वाधिक विकेट लेने और बेस्ट बॉलिंग करने के लिए यह पुरस्कार मिला है। विष्णु मध्य प्रदेश अंडर 23 टीम के मेंबर हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विष्णु भारद्वाज अंडर 23 क्रिकेट टीम के मेंबर हैं और इन्हें यहां पर एमए चिदंबरम ट्रॉफी 23-24 से सम्मानित किया गया। अन्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता हमने पहले भी बात करी है, वैष्णवी शर्मा की। इनका संबंध कहां से है? तो चंबल क्षेत्र से है। जगमोहन डालमिया पुरस्कार 22-23 का मिला है। किसको? वैष्णवी शर्मा। किसको मिला है? वैष्णवी शर्मा को। सारांश जैन की बात करते, लाला अमरनाथ पुरस्कार 2023-22-23 से सम्मानित किया गया। किसको? सारांश जैन को। ठीक है, इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, पहले बहुत पूछे जाते थे। नेक्स्ट है सेफ क्लिक अभियान। भारत भोपाल पुलिस ने साइबर सिक्योरिटी के लिए सेफ क्लिक अभियान की शुरुआत करी। अब सेफ क्लिक करिए मतलब गलत जगह पे क्लिक करेंगे तो फंस जाएंगे। साइबर फ्रॉड की स्थिति में 1930 या इस नंबर पर आप शिकायत कर सकते हैं। सेफ क्लिक अभियान। आजकल लुभावने आपको मोबाइल में कुछ ऐसी इमेजेस या कुछ ऐसे आपको अवसर दिखाई देंगे कि जिसके माध्यम से आपको लॉटरी लग जाएगी या अन्य ऐसी पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स चलाई जाती है जिसके माध्यम से आप लोग उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप फ्रॉड में फंस जाएंगे और यहां से आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो अगर कभी, पहली बात तो इन चीजों से बचकर रहिए। किसी भी प्रकार की लिंक आती है उसको खोलने का प्रयास मत करिए। ठीक है, या कि फिर यहां पर अगर कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है तो आप इन नंबरों पर शिकायत कर सकते हैं। इसी के लिए सेफ क्लिक अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई है। नेक्स्ट है राजेश सिंह, रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, किसके? रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? राकेश सिंह साहब को बनाया गया है। नेक्स्ट है भाऊ निंबालकर ट्रॉफी, है ना। भाऊ निंबालकर ट्रॉफी खेल क्रिकेट का है और ये जो श्रेणी है अंडर 17 वालों को दी जाती है। किसको? अंडर 17 वालों को, है ना। वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट ASER की बात करते हैं। प्रथम फाउंडेशन राष्ट्रव्यापी ग्रामीण सर्वेक्षण द्वारा 605 ग्रामीण जिलों में 6,49,000 बच्चों पर सर्वेक्षण किया गया है। किससे संबंधित सर्वेक्षण है ये? तो राष्ट्रव्यापी ग्रामीण सर्वेक्षण है जो कि 605 ग्रामीण जिलों में कितना 6,49,000 बच्चों का सर्वेक्षण किया गया। इसकी शुरुआत 2005 से हुई थी ग्रामीण जिलों को कवर करने के लिए। नामांकन इसमें होता है 3 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों का। उद्देश्य है जो गांवों के भारत में या ग्रामीण भारत में बच्चों की स्कूल नामांकन, एनरोलमेंट और इस जो शिक्षा स्तर है इसको ट्रैक करना है कि कितने बच्चों ने स्कूल में नॉमिनेशन कराया है, दाखिला लिया है ना, या नामांकन कराया है। इसको ट्रैक करना ये इसका मूल उद्देश्य है। इस रिपोर्ट के अनुसार यूपी, एमपी और तमिलनाडु में जो सीखने का स्तर है, लर्निंग जो स्तर है, लर्निंग लेवल, वो बहुत ही ज्यादा तेजी से सुधार आया है इसमें। ठीक है, तो ये ASER की क्या है? रिपोर्ट है, वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट है जो कि प्रथम फाउंडेशन यानी राष्ट्रव्यापी ग्रामीण सर्वेक्षण द्वारा की जाती है। 605 ग्रामीण जिले शामिल है, 6,49,000 बच्चों पर यह सर्वेक्षण हुआ है। 2005 में इसकी शुरुआत होगी और 3 से 16 वर्ष तक के बच्चों का इसमें नॉमिनेशन होता है। नेक्स्ट बात है प्रथम राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी करने वाली संस्थान कौन है? नीति आयोग। ऑब्वियसली अब नीति आयोग की जगह अगर हम बात करते हैं क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। किसकी जगह पे? तो योजना आयोग की जगह पे ये आई थी और इसने क्या किया है अभी? तो प्रथम राजकोषीय स्वास्थ्य सूचना सूचकांक, क्या स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है। अचीवर श्रेणी की अगर बात करते हैं तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात है। फ्रंट रनर वाले कौन है? तो फ्रंट रनर वाले मध्य प्रदेश इस श्रेणी में 9th प्लेस पर है। फ्रंट रनर में मध्य प्रदेश जो है 9th प्लेस पर है। एस्पिरेशनल श्रेणी वाले पंजाब, आंध्र, पश्चिम बंगाल, केरला इस सूचकांक में कुल 18
18 राज्यों ने पार्टिसिपेट किया है ना। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 25 की जो 2025 शीर्षक वाली रिपोर्ट 22-23 के लिए राज्यों को रैंकिंग दी गई है और इस रिपोर्ट का उद्देश्य राज्यों को वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में समझ डेवलप करना है, यह मूल इसका उद्देश्य है। मध्य प्रदेश का ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश इसमें कौन सी कैटेगरी में है? फ्रंट रनर कैटेगरी में है। मध्य प्रदेश कौन सी कैटेगरी में? फ्रंट रनर कैटेगरी में, वो भी 9वें स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार का उत्कृष्टता पुरस्कार मिला। केंद्र सरकार का उत्कृष्टता पुरस्कार मध्य प्रदेश को यहां पर प्रदान किया गया है। बात करें 2022 में मध्य प्रदेश भू अभिलेख का एकीकरण करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा फसल बीमा योजना के अंतर्गत उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है। किसके तहत? फसल बीमा योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार को उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इसमें गेहूं, उड़द, मसूर, सोयाबीन, अलसी, इन फसलों का क्षेत्राच्छादन सबसे अधिक है। इन फसलों का क्षेत्र का आच्छादन सबसे अधिक होने के कारण इसको अभी उत्कृष्टता पुरस्कार से मध्य प्रदेश को सम्मानित किया गया है। मक्का और तिल उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। किसमें? मक्का के उत्पादन में और तिल के उत्पादन में प्रथम स्थान है। इसके अलावा हमने आपको इसके फर्स्ट पार्ट में बताया था और किस किस फसल के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट है ई अनुज्ञा प्रणाली। क्या है ई अनुज्ञा प्रणाली? राज्य सरकार किसानों के कल्याण और उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए जो किसानों की उपज है उनका भुगतान आसान बनाने के लिए एक प्रणाली, एक सिस्टम लेके आई है, जिस सिस्टम का नाम है ई अनुज्ञा प्रणाली, है ना। जो किसानों की उपज होती है उनका भुगतान आसान बनाने के लिए जो प्रणाली लेकर आई है उसी का नाम है ई अनुज्ञा प्रणाली। ठीक है, इसमें ई मंडी योजना, ई अनुज्ञा प्रणाली इसका विस्तारित स्वरूप है। साथ ही साथ ई मंडी योजना जो है मंडी प्रांगण के अंदर कृषक को प्रवेश से लेकर नीलामी, तौल भुगतान, इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिकली कैप्चर करने की यह एक प्रक्रिया है। इस योजना को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट वर्ष 2023 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं। अगला है मध्य प्रदेश के लगातार 7 कृषि कर्मण पुरस्कार। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर सिद्ध होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं आपकी। तो सबसे पहले तो हम यहां पर बात कर लेते हैं कि 11-12 में कुल खाद्यान्न श्रेणी का कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। कब? 11-12 में, वर्ष 11-12 में कुल खाद्यान्न श्रेणी में मिला है। फिर 12-13 में भी कुल खाद्यान्न श्रेणी में मिला है और 14-15 में भी कुल खाद्यान्न श्रेणी में मिला है। इसके अलावा अगर हम चर्चा करें तो गेहूं उत्पादन में कब मिला है? 13-14 में, 15-16 में और 16-17 में। कब कब? 13-14, 15-16, 16-17 इन वर्षों में गेहूं उत्पादन में कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। इस समय मुख्यमंत्री कौन थे ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अपने यहां पर इस समय मुख्यमंत्री साहब कौन थे। अब बात आती है यहां पर 17-18 में दलहन उत्पादन में इनको कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। तो लगातार 7 वर्ष, कब से कब तक? 11-12, 12-13, 13-14, 15-14-15, 15-16, 16-17 और 17-18। तो 11-12 में कुल खाद्यान्न श्रेणी, 12-13 में कुल खाद्यान्न श्रेणी, 13-14 छोड़ देना, फिर मतलब यहां पे 14-15 में आ जाना, 14-15 में कुल खाद्यान्न श्रेणी, है ना। अब इसके अलावा 15-16, 16-17 और इसके पहले का कौन सा? 13-14, ये तीनों में कुल किसमें? गेहूं उत्पादन में। और लास्ट वाला 17-18 में दलहन उत्पादन में यहां पर कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये 22-23 अंतिम अनुमानित नवीन आंकड़े हैं जो आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अगली खबर है। अगली खबर यहां पर आपकी है करंट की कि धान जो है, उत्पादक जिले धान के रीवा, सतना, नर्मदापुरम। नर्मदापुरम फिर से हम बात करते हैं, इसका पुराना नाम क्या था साहब? होशंगाबाद था। ठीक है, सेठानी घाट यहीं पर देखने के लिए मिलेगा और 7 फरवरी 2022 को इसका क्या किया गया है? नाम बदल दिया गया है। प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है गेहूं धान का? तो सीहोर में प्रति हेक्टेयर धान का सर्वाधिक उत्पादन होता है। फिर इसके बाद ज्वार की बात है तो ग्वालियर, बड़वानी और भिंड, इन तीनों जगहों पर क्या होता है? ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन होता है और प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन ज्वार का कहां पर? बुरहानपुर में होता है। बुरहानपुर में अगर हम बात करते हैं ओडीओपी के रूप में किसको शामिल किया गया है? तो केले की फसल को बुरहानपुर में ओडीओपी के रूप में शामिल किया गया है ना। इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण की कुंजी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, दक्षिण की कुंजी के रूप में जाना जाता है बुरहानपुर को। ठीक है, अगली बात करते हैं नेक्स्ट।
अगली खबर है हमारी करंट से रिलेटेड, बाजरा से संबंधित। बाजरा सबसे ज्यादा कहां पर? मुरैना में, भिंड में और फिर ग्वालियर में उत्पादित होता है। बाजरा कहां पर होता है? मुरैना, भिंड और ग्वालियर में। प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो कहां पर होता है? तो साहब ये मुरैना में होता है। मक्के की बात करते हैं, उत्पादक जिले छिंदवाड़ा है, बैतूल है और कौन सा है? सिवनी है। मक्के के उत्पादन में प्रति हेक्टेयर कहां पर होता है उत्पादन सर्वाधिक? तो साहब ये हरदा में होता है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन मक्के का छिंदवाड़ा में होता है। ये फैक्ट है आपके जो कि फसलों से संबंधित है, जो कि मध्य प्रदेश फसलों में टॉप पर ही रहता। कोदो कुटकी की बात करते हैं, कोदो कुटकी में सबसे बड़ा जो है मंडला, फिर डिंडोरी और सिंगरौली। हालांकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में अगर हम बात करते हैं तो सतना जिला है जो कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में टॉप पर रहता है कोदो कुटकी के उत्पादन में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कुल अनाजों के लिए, तो छिंदवाड़ा कुल अनाज में टॉप पर है, फिर सिवनी और फिर रीवा। लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करते हैं तो सीहोर है प्रति हेक्टेयर उत्पादन में टॉप पर। कौन है? तो सीहोर जिला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है तुअर की दालों के लिए। अब अगर चलते, तुअर की दाल विशेष रूप से छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा, फिर नरसिंहपुर में और फिर सिवनी में। लेकिन प्रति हेक्टेयर तुअर का उत्पादन हरदा में सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा उड़द उत्पादन का तो सबसे ज्यादा जो शीर्ष उत्पादक जिला है उड़द का वो छतरपुर है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन बड़वानी में होता है। बड़वानी में धान अनुसंधान केंद्र है। क्या है बड़वानी में? धान अनुसंधान केंद्र है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मूंग। दमोह में मूंग का सर्वाधिक उत्पादन होता है, जबकि प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन कहां पर? कटनी में होता है। अब कुल दलहन की बात आती है तो कुल दलहन में सर्वाधिक जो उत्पादक वाला जिला छतरपुर, फिर सागर और दमोह है। तो सबसे ज्यादा कुल दलहन यानी सभी प्रकार की दालों का सर्वाधिक उत्पादन छतरपुर में, लेकिन प्रति हेक्टेयर में जाओगे तो यह आपको छिंदवाड़ा देखने के लिए मिल जाएगा। फिर है कुल खाद्यान्न की, तो अब कुल खाद्यान्न में छिंदवाड़ा है जो कि कुल खाद्यान्न, सारी खाद्यान्न फसलों की बात है तो छिंदवाड़ा टॉप पे है, लेकिन प्रति हेक्टेयर में तो नर्मदापुरम है। फिर मूंगफली होती है सबसे ज्यादा कहां पर? शिवपुरी में, और शिवपुरी को प्रथम पर्यटक नगरी के रूप में, पर्यटन नगरी के रूप में जाना जाता है। शिवपुरी में तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई थी। फिर इसके बाद प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन मूंगफली का दतिया में होता है, लेकिन मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहां पर मिलेगा आपको? तो मूंगफली अनुसंधान केंद्र खरगोन में देखने के लिए मिलेगा। यह भी आपको एडिशनल ऐड ऑन करना है। नेक्स्ट है रामतिल। अब रामतिल का उत्पादन डिंडोरी में होता है और प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन ये मंडला में है। तिल की बात करते हैं तो सर्वाधिक उत्पादन छतरपुर में और प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन तो साहब ये नर्मदापुरम में। सोयाबीन, तो सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन कहां पर? उज्जैन में होता है। प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन धार में होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है ना, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, ये आपका कहां पर? इंदौर में मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको ये चीजें याद रखनी है कि जो सोयाबीन का सबसे बड़ा जो सोया प्लांट है ये भी आपका लगा हुआ है कहां पर? तो ये उज्जैन में ही लगा हुआ है, वहीं पर सर्वाधिक सोयाबीन होती है, वहीं पे इसका प्लांट लगा है। फिर है अरंडी। सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है अरंडी का? तो बड़वानी है और प्रति हेक्टेयर भी बड़वानी ही है। फिर कुल तिलहन फसलों की बात हो तो कुल तिलहन फसलों में अग्रणी उत्पादक जिला है उज्जैन, फिर धार और लास्ट में राजगढ़ है। लेकिन प्रति हेक्टेयर में बात करेंगे तो दतिया है, पीतांबरा पीठ आपको दतिया में देखने के लिए मिलेगी। अब एक बात आती है कि जो कपास का सर्वाधिक उत्पादन है ये कहां पर? खरगोन में होता है। प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन कपास का बड़वानी में। कपास अनुसंधान केंद्र तो ये भी आपको यहीं पर देखने के लिए मिलेगा खरगोन में। कुल खरीफ फसलों की बात करें तो छिंदवाड़ा जो है कुल खरीफ फसलों में टॉप पर है। गेहूं में बात करें तो गेहूं उत्पादक में जिले कौन से? तो धार जिला, उज्जैन जिला, नर्मदापुरम। लेकिन प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक जो है ये हरदा है, जिसे हरदा को मध्य प्रदेश का पंजाब भी कहा जाता है। सर ये भी याद रखिएगा। जौ उत्पादन के लिए है ना, छतरपुर शीर्ष जौ उत्पादक जिला है। कुल रबी फसलों के उत्पादन में जो उज्जैन, धार है, फिर उज्जैन और फिर नर्मदा। चने की बात करें तो चना उत्पादन में रायसेन, हरदा और दमोह है ना, और प्रति हेक्टेयर में यहां पर हरदा है। मसूर उत्पादन की बात करते हैं, मसूर उत्पादन में विदिशा है और प्रति हेक्टेयर ज्यादा उत्पादन में जबलपुर है। मटर उत्पादन में सबसे ज्यादा छतरपुर है, फिर दतिया और फिर तीसरे नंबर पर अब जबलपुर है। जबकि प्रति हेक्टेयर शीर्ष उत्पादन में कौन है? जबलपुर ही है, या शीर्ष उत्पादन में। अलसी के लिए सर्वाधिक उत्पादन जिला अलसी का मंदसौर है और प्रति हेक्टेयर में कौन सा है? विदिशा है। ठीक है, गन्ना उत्पादन में नरसिंहपुर है और बोमानी में जो है आपको गन्ना अनुसंधान केंद्र देखने के लिए मिलेगा। जबकि प्रति हेक्टेयर ज्यादा उत्पादन ये छिंदवाड़ा में, 1 हेक्टेयर में सबसे ज्यादा उत्पादन तो वो छिंदवाड़ा में।
कुल खरीफ, रबी, जायद ये सारी फसलों का शीर्ष उत्पादन में कौन सा है साहब? छिंदवाड़ा है। तो ये भी आप लोग यहां पर याद रखिएगा। ये था आपका जनवरी फरवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सेशन। इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मुलाकात करेंगे अगले सेशन के साथ में, अगले महीने के करंट अफेयर के साथ। फिलहाल अभी के लिए इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।